बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वाले नाजरीन के लिए ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर किरण आसिफ मेरा सलाम कबूल कीजिए। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मौजू पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और एक इंतहाई अहम नशिस्त रखी गई है जिसका टॉपिक है एनीमिया यानी कि खून की कमी। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सादिया पॉल हैं। शी इज़ अ कंसल्टेंट ऑब्स्टिट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और तकरीबन 35 साल का हेल्थ केयर फील्ड का एक्सपीरियंस है इनका। मैडम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और गुफ्तगू का आगाज़ हम बहुत ही बेसिक सवाल से करेंगे कि जब हम एनीमिया का नाम सुनते हैं या कोई भी आम शख्स एनीमिया का नाम सुनता है तो बेसिकली ये कंडीशन है क्या, और जब हम कहते हैं कि एनीमिया की तशख़ीस कर रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसकी तशख़ीस के लिए या इसके जो है वो डायग्नोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए, स्पेसिफ़िकली अनीमिया खून की कमी को कहते हैं, और खून की ख़ुसूसी कमी जो होती है, जो खून लाल रंग का होता है तो वो रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है। तो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, आयरन होता है, जिसकी वजह से उसका वो ख़ास रंग होता है। तो उसकी कमी होना जो है, उससे उसकी वजह से काफ़ी बीमारियां होती हैं, काफ़ी सिम्टम्स होते हैं, और हमारे यहाँ बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। आप समझें, ख़ास तौर पे ख़वातीन और बच्चों में, जिनमें सबसे ज़्यादा हमें ये परेशानी होती है इस प्रॉब्लम की, वो है 50% से ज़्यादा है पाकिस्तान में। ठीक है। और अगर ये प्रेग्नेंट औरतों को अनीमिया है तो उसका असर सिर्फ माँ पर नहीं होता, बच्चे पर भी होता है। जो अनबॉर्न फीटस या बच्चा है, जो पैदाइश से पहले ही वो उसमें खून की कमी के असरात आने शुरू हो जाते हैं। ठीक। तो मैडम, कोई स्पेसिफिक फैक्टर होता है जिसको हम नज़र में रखते हैं, जैसे हम कहते हैं इतना एचपी है तो हम कहें कि एनीमिया है, या इतना है तो हम कहें कि एनीमिया है, तो उसके लिए कोई कट ऑफ हमारे पास है जी साइंटिफिक? बिल्कुल, कट ऑफ है। और देखिए, कट ऑफ तो का फ़ायदा है कि लोग हमारे पास आएँ ना, डॉक्टर के पास आएँ, उनको कोई तकलीफ़ हो तो वो आएँ। अब कमज़ोरी है, घबराहट है, ठीक है ना, जल्दी थक जाना है, सांस चढ़ रहा है, ये सब बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। राइट। और जितना सिवियर अनीमिया होगा उतने ज़्यादा ही होंगे। ओके। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि औरतें अगर ये कंप्लेन भी करती हैं तो उनको सीरियसली नहीं लिया जाता, नखरे कर रही है, ठीक सही। है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं हमारी। ओके। तो मैडम, ख़वातीन में अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप कौन सी है एनीमिया की, और क्या वजूहत है इतना कॉमन हाँ, होने तो की? सबसे कॉमन टाइम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है पाकिस्तान में। ओके। लेकिन वो वाहिद अनीमिया नहीं होता, उसके अलावा भी होते हैं। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में ख़ास तौर पे जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो छोटे साइज़ की हो जाती हैं, और ओके। उनमें हीमोग्लोबिन भी और आयरन कम होता है, ठीक है ना। राइट। और जो इसके अलावा मैक्रोसिटिक अनीमिया भी होता है, जिसमें ब्लड सेल्स बड़ी, उनका साइज़ बढ़ जाता है। तो वो होती हैं, जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, फोलिक एसिड की भी डेफिशिएंसी से, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और फिर उसके अलावा फिर खून की सरतान या कैंसर्स भी होते हैं, जो कि इतने ज़्यादा नहीं होते। सबसे कॉमन जो है वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, ओके। ठीक है सही। ना। और इसका जब हम टेस्ट कराते हैं, एक सिंपल CBC कहलाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें माइक्रोसिटिक यानी कि वो स्लाइड भी देखी जाती है, सेल्स का मुआयना किया जाता है। तो सिर्फ हीमोग्लोबिन को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देखिए खून में, बॉडी में आपके आयरन की शदीद कमी हो सकती है, लेकिन हीमोग्लोबिन आखिर तक कम जिस्म का कोप करता एफर्ट रहता होता है। है कि वो कोप कर रहा होता है और उसको नॉर्मल रेंज में रखने की कोशिश कर रहा होता है, सही। जो हमारी बॉडी होती है। लेकिन एक स्टेज आता है कि सिवियर कमी हो जाती है। तो सीरम फेरेटिन एक टेस्ट होता है, जिससे हमें पूरी बॉडी के आयरन स्टोर्स का पता चलता है। और CBC में सिर्फ हीमोग्लोबिन नहीं देखें, लेकिन जो मीन कोर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन होती है और साइज़ होता है, उससे भी हमें अंदाज़ा होता है कि किस किस्म का अनीमिया है। ओके। सो अनीमिया देखें, दूसरी जो बहुत कॉमन चीज़ है जो पाकिस्तान में है, वो थैलेसीमिया मेजर और माइनर है। राइट। तो थैलेसीमिया मेजर के तो अलामात बहुत जल्दी पता चल जाते हैं और डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन माइनर जो है ना, वो माइल्ड अनीमिया उनको होगा,
और अनडिटेक्टेड जाता है अक्सर, सही। ठीक है ना, जब तक कि टेस्ट ना कराया जाए वो कंफर्म नहीं होता। अब कुछ फैमिलीज़ में थैलेसीमिया की हिस्ट्री होती है, तो वो अक्सर वो लोग जो अवेयर होते हैं वो टेस्ट करवा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखें ये काफ़ी कॉमन है, और हमारे यहाँ कज़न मैरिजेस बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से थैलेसीमिया माइनर भी एक इम्पॉर्टेंट किस्म है अनीमिया की। और इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है हमें आयरन डेफिशिएंसी से। ओके। ठीक है, क्योंकि दोनों की जो एक तो अलामात सेम होते हैं सही। और खून की पिक्चर भी एक जैसी होती है। तो जब तक हम ये टेस्ट हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं कराएंगे, ये डिफ्रेंशिएट नहीं होता। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैडम, क्योंकि बहुत सारे लोग चूँकि सिर्फ अगर सीबीसी की बेस पे या एक रिपोर्ट की बेस पे फ़ौरन डिसीजन ले लें, उसमें ज़ाहिर है कि फिर नुकसानात हो सकते हैं कि अगर आप जी। अनडिटेक्टेड कॉजेज़ के ऊपर जो है वो एक ही तरह का ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है मैडम। अच्छा ये बताइएगा मैडम कि थोड़ा सा हमने सिम्टम्स की बात की, तो कितना रिलाई करना चाहिए सिर्फ सिम्टम्स पे एनीमिया को डायग्नोज करते हुए, और वार्निंग साइंस क्या है? यानी अगर हम कहते हैं कि जी ये कुछ अलामात हैं कि जैसे ही अगर एक अपने आप को नॉर्मल समझते हुए बंदे में भी अपीयर होती हैं, तो फ़ौरन उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास या डॉक्टर के पास जाना है। देखिए फ़ौरन तो अगर कोई देखिए घबराहट एक ऐसा सिम्टम है जिसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ओके। उसका अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन भी बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोई घबराहट की कंप्लेंट कर रहा है, पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, उसको पल्स तेज़ हो रही है, ठीक है, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, इसका मतलब है कि अनीमिया इतना सीवियर है कि उनके दिल पे भी असर हो रहा है। ओके। और अगर उनकी सांस चढ़ रही है और उनको कोई रिलीफ नहीं हो रहा, चाहे वो प्रेग्नेंट खातून हैं या नॉन प्रेग्नेंट हैं या कोई बच्चा है, तो उनको फ़ौरन हस्पताल लेके जाना चाहिए और चेकअप होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ सिर्फ अनीमिया नहीं, हमारे यहाँ और भी कंजेनिटल हार्ट डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा है, दिल की प्रॉब्लम, रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़, ये राइट। सब इसलिए कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, प्रिवेंटिव नहीं है, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ इतनी ज़्यादा हैं हमारी पॉपुलेशन में, इन्फेक्शंस इतने ज़्यादा हैं, तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स अनीमिया। सही। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि बाज़ लोगों के ज़हन में एक तासुर होता है कि आप जब प्रेग्नेंट होते हैं तभी खून की कमी हो सकती है, या जब एक ख़ास किसी फेज़ से गुजरते हैं तभी खून की कमी का अलामत हो सकती है। क्या कम उम्र बच्चियों में भी ये अलामतें सामने आ सकती हैं, और इसको उतना ही सीरियस तरीके से डील करना चाहिए? जी, ये हर उम्र में हो सकता है, और जैसे मैंने बताया अगर हामला माँ ऑलरेडी डेफिशिएंट है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं उसको, सही। और उसका हीमोग्लोबिन कम है, और ख़ास तौर पे देखें इसको 3 डिग्रीज़ में डिवाइड हुआ हुआ है, सिवियर, मॉडरेट, माइल्ड। माइल्ड है अगर 11 ग्राम से कम है, ठीक है, 10 से नीचे जा रहा है तो फिर वो मॉडरेट में आ गया, और 7 से नीचे सिवियर है, राइट। ठीक है ना। तो वी हैव टू करेक्ट दिस अनीमिया, चाहे वॉट एवर स्टेज ऑफ हर प्रेगनेंसी, तो हमें उसका हीमोग्लोबिन करेक्ट करना चाहिए। और सही। ये चीज़ अर्ली अगर हमने पिक कर ली, जैसे एक हामला औरत हमारे पास आई, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम पहले 3 महीनों को कहते हैं, सही। उसमें आइडियली आना चाहिए 11 से 12 हफ्ते से पहले उनको एक चेकअप करा लेना चाहिए, ताकि खून के टेस्ट भी हो जाएं, फिज़िकल चेकअप भी हो जाए, कोई बीमारी हो तो डिटेक्ट हो जाए। लेकिन अगर नहीं होगा तो ज़ाहिर है वो अनडिटेक्टेड चलेगा, और हम सप्लीमेंट्स सबको देते हैं। सही। हम आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब तो रूटीन में हम सबको देते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों की कमी निकलती है। अच्छी सही। भली, ये सिर्फ आप समझें कि गांव की औरतें और गरीब औरतों के साथ नहीं हो रहा है ये दिस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये इवन वेल टू डू शहर के की ख़वातीन के साथ भी है। ओके। तो जब ख़वातीन ख़ुद डेफिशिएंट हैं, और कुछ ख़वातीन को बहुत ज़्यादा नौज़िया, वॉमिटिंग हो रहा होता है प्रेगनेंसी में, तो वो खा नहीं पा रही होती हैं, और आयरन के भी जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना, ज़्यादातर से कुछ को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं, सही। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, मुंह का मज़ा वैसे ही ख़राब होता है और मज़ीद ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से वो अक्सर खा नहीं रही होती हैं गोलियाँ, सही। ठीक है ना। तो मज़ीद खाने में है नहीं, सही। गोश्त खाते नहीं हैं,
गुर्बत की वजह से या टेस्ट चेंज हो गया उसकी वजह से। तो इसलिए ये, और फिर कुछ को आजकल जंक फूड खाने का भी बड़ा फैशन है। सही, ठीक है, बिल्कुल ठीक। सो ये सब चीज़ें जो है ना कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स अनीमिया। गलत चीज़ें खाना, नॉन न्यूट्रिशनल चीज़ें खाना, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खाना, तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। सही। तो मैडम ये बताइए कि वालिदैन में ये आगाही होनी कितनी ज़रूरी है कि ये छोटी उम्र में भी हो सकता है, यानी कम उम्र बच्चियों में भी हो सकता है, और हम देखते हैं जो सिम्टम्स जैसे सामने आते हैं, जी इस पे थोड़ी बिल्कुल, रोशनी हाँ डालिएगा। बिल्कुल, आपने मैं ये कहना भूल गई कि जब माँ को कमी होगी तो बेबी को भी कमी होगी। राइट, तो बेबी जब पैदा भी होगा ना तो उसको हीमोग्लोबिन उसका कम होगा, डेफिशिएंट होगा। डेफिशिएंट आयरन डेफिशिएंसी होगी, दूसरी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी। तो वो अगर उसकी डाइट में इम्प्रूव नहीं हुआ, सही, ठीक है ना, तो वो आगे जाके भी बच्चों में भी बहुत कॉमन है। 50% से ज़्यादा बच्चे हमारे पाकिस्तान के डेफिशिएंट हैं, अनीमिक हैं, आयरन डेफिशिएंट ओके, हैं जी। सही, तो वो बच्चों में भी उतना ही कॉमन है, सही, जवान लोगों में भी उतना ही कॉमन है, प्रेग्नेंट ख़वातीन में भी है। और मर्दों पे हम इतना वो ध्यान नहीं दे रहे, मर्द जनरली थोड़े बेहतर बिल्कुल होते सही, हैं क्योंकि खाना सबसे अच्छी बोटियाँ यूजुअली उन्हीं को मिल जाती हैं। सही, सो बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, देखें अगर हम डाइट को देखें ना, हमारी डाइट ख़राब नहीं है लेकिन हमारे तौर तरीके ख़राब हैं। सही, अब जो आयरन की गोलियां भी हैं ना, वो खाली पेट पे लेनी चाहिए, सही, खाने से आधे घंटे पहले कम से कम लें सही, ताकि उनकी एब्जॉर्प्शन हो। अगर आप उनको कंबाइन कर रहे हैं कैल्शियम के साथ भी और विटामिन डी के साथ भी, वो दोनों compete करते हैं और वो उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती जितनी होनी तो चाहिए। फ़ायदा नहीं साथ होता में है। हम जो चपातियाँ रोटियाँ शोटियाँ खाते हैं तो दे इम्पेयर द एब्जॉर्प्शन, सही, वो भी उसके साथ वो कैल्शियम वगैरह को भी इतना अच्छा नहीं वो होता, और साथ में आयरन की एब्जॉर्प्शन को भी। फिर ये गलत फहमी है कि जी वो बचपन में पोपाई से लड़के, हमने तो देखे हैं कार्टून्स के, वो स्पिनच खा लेता है कैन से, जो कि सही नहीं है, इट्स ओके, नॉट न्यूट्रिशनल। सही, कि उसमें बहुत आयरन, हाँ होती है बहुत आयरन, स्पिनच में होती है, सही, पालक में होती है, लेकिन वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म नहीं है। ओके, ठीक है ना, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होती, उसका कोई मतलब फ़ायदा है, फाइबर वगैरह आपको मिल रहा है। तो जो बेस्ट फॉर्म ऑफ जो आयरन है जो इजीली एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, वो रेड मीट है। ओके, ठीक है ना, सही, चाहे वो बकरे का गोश्त है या बीफ है, और चिकन में भी होती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती, लिवर में भी होती है, लेकिन ये कि कलेजी हम प्रेग्नेंट औरतों को इतना खाने नहीं कहते, लेकिन आम लोग खाएं बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें अगर आपकी डाइट में नहीं है और इतनी गुर्बत है तो आप क्या कह सकते हैं, मिक्स्ड फूड खाएं। हमारी जैसे हलीम है, हम्म, हलीम और मिक्स दालें, सही, दे आर नॉन एनिमल प्रोटीन्स, उसमें मिक्स करके अमाइनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन बन जाता है। सही, आइडियल नहीं है बट इट्स स्टिल वेरी गुड, यू नो। राइट, तो हम हेल्दी ईटिंग पर नहीं जाते, और हम जो हमारी सब्जियां भी हैं जिनमें फोलिक एसिड और ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह हैं, उनको भी हम फ्रेश सैलड फॉर्म में हम नहीं खा रहे ना। पालक भी अगर पका रहे हैं तो भून भून के पका रहे हैं, सही, सही, राइट, एंड सही, यू सही, किल मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन। राइट, ये सही। है। तो इसमें मैडम मुझे ये बताइएगा कि जैसे आमतौर पे जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, 12-13 साल की उम्र के होते हैं, तो कुछ स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ हेयर के प्रॉब्लम्स होते हैं, यकीनन हार्मोनल भी मामलात होते हैं, जी लेकिन क्या डाइट और ये खास तौर पे एनीमिया से रिलेटेड मामलात भी उससे जुड़ सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल होते हैं। ओके, आप देखिए ना, प्रेवलेंस इतनी ज़्यादा है, अब अवेयरनेस आ रही है बहुत सारे। और अफसोस की बात यह है कि जो हमारा मेडिकल करिकुलम है और नर्सों का भी करिकुलम है, उसमें इन सिंपल चीज़ों पे ज़ोर देना चाहिए, राइट, यू नो, कि ये सिंपल प्रिवेंटेबल चीज़ें हैं जो कि आप डाइटरी एडवाइस, हमारे प्रैक्टिशनर्स को भी सही तरह नहीं पता कि क्या एडवाइस देनी चाहिए, तो दे मस्ट नो राइट, एंड गाइड पीपल। आई मीन पीपल आर वेरी सरप्राइज कि जी मुझे अच्छा टैबलेट्स आधे घंटे पहले खाने हैं, मैं तो नहीं खा रही थी इस तरह से। सही, बिल्कुल, तो सही गाइडेंस बहुत जब ज़रूरी जब है। आप वो खा ही नहीं रहे हैं तो फिर क्या। और फिर लास्ट रिजॉर्ट ये होता है कि देखें कुछ औरतों को इतना वॉमिटिंग वगैरह हो रहा है, आप वो ओरल एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे, सिवियर उनकी डेफिशिएंसी है। आपका एम है कि डिलीवरी के टाइम पर जब भी वो डिलीवर हो, उसका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। राइट,
ठीक है। सही। अगर नहीं है तो वो एक सॉर्ट ऑफ एक इमरजेंसी सिचुएशन है जो आपको करेक्ट करना है। अब अगर वो परफेक्ट तरीके से भी आयरन खा रही है और एब्जॉर्ब हो रही है, तब भी 1 हफ्ता लगता है, कम से कम 1 हफ्ता लगता है फॉर हीमोग्लोबिन टू गो अप। जी बिल्कुल मैडम, इसी से मैं कनेक्ट करूंगी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये वाली डिस्कशन, खास तौर पे कि जब हम दौरान हमल बात करते हैं ख़वातीन में, तो हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखना तो बहुत ज़रूरी है। ये तो अभी तक हमारी सारी डिस्कशन से बिल्कुल ये चीज़ क्लियर है। लेकिन इसके असरात क्या हो सकते हैं, माँ पे क्या असर हो सकता है, बच्चे पे क्या असर हो सकता है, अगर हम थोड़ा सा उसको क्लासीफाई करें कि अगर नहीं कोई खातून इस तरफ अपना ख्याल रखती या नहीं डॉक्टर के पास जाती टाइम से, तो माँ के लिए बुरे असरात में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और बच्चे के लिए क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आगे हो सकती हैं। ठीक है, देखें इसमें सिंपल एक चीज़ है कि एंटीनेटल केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही। मिनिमम 8 विजिट्स होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट 3 मंथ्स में 1 विजिट एटलीस्ट। सेकेंड जो आपका महीना आ रहा है अराउंड 20 वीक्स, तो वो उसमें 2 विजिट्स होने चाहिए। और आखिरी जो लाइक 30 वीक ऑनवर्ड्स एटलीस्ट 5 विजिट्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से, और फिर अगर वो ओवरड्यू हो गई तो वो भी सही चीज़ नहीं है। 40 वीक्स इज़ द थिंग। 41 वीक्स तक डिलीवरी हो जानी चाहिए और उनको फिर चेकअप कराना चाहिए। तो ये सब प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हैं। अगर देखें माँ अनीमिक है तो माँ को खुद को, जो मैंने जैसे सिम्टम्स बताए, सांस चढ़ रही है, काम नहीं हो रहा है, दिल धड़क रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो बेबी की ग्रोथ पे भी अफेक्ट होता है। बेबी स्मॉल हो सकता है, स्मॉल फॉर डेट्स हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ये भी एक टर्म है जिसमें बेबी स्मॉल हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेबी में कॉम्प्लिकेशंस कर सकती हैं। ठीक है और ना। मैडम माँ में डिलीवरी के टाइम पे स्पेसिफिकली कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? बिल्कुल, डिलीवरी के टाइम पे देखें, देयर इज़ इनफ एविडेंस नाउ कि पोस्टपार्टम हेमरेज एक कंडीशन है जिसमें ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है माँ को, ठीक है ना। और ये डेंजरस चीज़ हो सकती है और सबसे कॉमन कॉज ऑफ डेथ है हमला ख़वातीन का पैदाइश के बाद ये होना। और पाकिस्तान में कम से कम, और पूरी दुनिया में है एक्चुअली। तो अगर वो औरत पहले से अनीमिक है, यानी कि उसका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से कम है, इसकी रिस्क बढ़ जाती है। सही। पीपीएच होने की रिस्क बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक है। अगर उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल होगा, 11 से ऊपर होगा, तो उसकी बॉडी में इतनी वो क्या कहते हैं ताकत है कि अगर ब्लीडिंग हुई भी तो वो कॉम्पेंसेट कर लेगी बॉडी। लेकिन अगर पहले से अनीमिक है तो उसकी रिस्क बहुत बढ़ जाती है। सही। तो इसका मतलब मैडम कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल ठीक। तो जो 8 एंटीनेटल विजिट्स की हम बात कर रहे हैं, तो एक उसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि आपको हीमोग्लोबिन को थ्रू आउट प्रेगनेंसी मेंटेन करना है। ये नहीं कि जब बहुत गड़बड़ हो गई तो फिर जाके डायग्नोज हुआ तो यकीनन वो आगे प्रॉब्लम बिल्कुल। देखें, बुकिंग विजिट पे हम सीबीसी सबका करवाते हैं, 3-4 टेस्ट हैं जो सबके होते हैं, ठीक है। यूरिन का टेस्ट, ब्लड प्रेशर चेक। ब्लड प्रेशर चेक से जी हम चेक कर रहे होते हैं कि प्रीक्लैम्सिया दूसरा कॉज ऑफ मेटर्नल मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी है, पाकिस्तान में भी, दूसरे ममालिक में भी। तो अगर ब्लड प्रेशर हम नहीं चेक करेंगे तो उसकी भी अलामत कोई नहीं होती, शुरू में कोई अलामत नहीं होती। जब पानी सर से गुजर चुका होता है उसको फिट्स वगैरह पड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर ब्लड प्रेशर नहीं चेक करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। सही। और ये मैडम ब्लड का टेस्ट जो अगर हम कह रहे हैं, तो ये कब कब प्रेगनेंसी में कराना चाहिए, कितनी दफ़ा यानी कराना चाहिए? मतलब बहुत लोग गैर ज़रूरी भी ना कराएं और ऐसा ना हो कि ज़रूरत के तहत भी ना कराएं, तो कोई फ्रीक्वेंसी इसकी हमारे पास है? कम से कम 2-3 दफ़ा तो कराएं ना, और फिर ज़रूरत के मुताबिक कराएं। बुकिंग पे कराएं, फिर उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है। फिर अगेन हम लेटर ऑन 20 वीक्स के बाद या उसके आसपास हम डायबिटीज़ की भी स्क्रीनिंग करते हैं। डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग अब बुकिंग पे भी रेकमेंडेड है, और अगेन बिटवीन 24 to 28 वीक्स आप दोबारा करें, क्योंकि हमारे यहाँ डायबिटीज़ भी बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल ठीक है ना। तो वो भी एक डेंजरस चीज़ है, मदर के लिए भी, बेबी के लिए भी। तो वो कम से कम कराएं। फिर अगेन आखिरी जो महीना होता है प्रेगनेंसी का, उसमें ज़रूरत के मुताबिक एक और दफ़ा करवा लें। कम से कम हीमोग्लोबिन तो चेक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। अच्छा, थोड़ा सा मैडम फिर ट्रीटमेंट पे भी गाइड कीजिए, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि माइल्ड एनीमिया है तो कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, मॉडरेट है, सीवियर है, तो थोड़ा सा ज़रा इस पे भी रोशनी डालिएगा कि सप्लीमेंट्स कब कब लेने चाहिए और जो है वो क्या क्या मालूम उसके बारे में मज़ीद मालूमात हमारे पास होनी चाहिए। देखिए, सप्लीमेंट्स
पहले 3 महीने तो हम यूजुअली आयरन की गोलियां नहीं देते, फोलिक एसिड देते हैं, विटामिन डी दे सकते हैं। अब मैं यूजुअली देती हूँ क्योंकि उसकी भी इतनी कमी होती है औरतों को, सही। मर्दों को भी होती है, तो वो हम दे देते हैं। और क्योंकि अगर आप पहले 3 महीने देंगे ना तो वो उसको साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग सही। वगैरह। तो फिर हम वंस हर नोज़िया एंड ऑल इज़ बेटर, मतली वगैरह जो आ रही है, तो फिर हम ओरल आयरन प्लस फोलिक एसिड देते हैं सही। बिफोर मील्स, खाने ओके। से पहले खाली पेट, ये सही। बहुत इम्पोर्टेंट है। सही। और जिस मील के साथ वो आयरन टैबलेट्स ले रही हैं उसके साथ वो कैल्शियम विटामिन डी नहीं लें, वो अगले मील के साथ ले लें या उससे पहले वाले। तो उसके बाद फिर देखें, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, पहले 3 महीने में ही अगर आपने पिक किया कि ये इसको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है लेट्स से, तो आप दे सकते हैं, ओरल आयरन दे सकते हैं। ओके। अगर वो सिम्प्टोमेटिक है ख़ास तौर पे, और आप उसको सिरप फॉर्म में भी दे सकते हैं, सही। ठीक है ना। कुछ औरतें सिरप फॉर्म को ज़्यादा बेहतर टॉलरेट कर करती लेती हैं। सही। और अब रिसेंट जो गाइडलाइंस भी हैं उसके अंदर भी अब इंजेक्टेबल आयरन जो है उसके जो मॉडर्न लेटेस्ट फॉर्म्स हैं, लेटेस्ट भी क्या, अब तो काफ़ी उनको 15-20 साल हो गए, दे हैव बिकम सेफर एंड सेफर, ओके। ठीक है ना। और प्रेग्नेंट औरतों के लिए भी दे आर कंसिडर्ड सेफ एंड वी आर यूजिंग देम पाकिस्तान में भी। राइट। और उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है कि 1 हफ्ते बाद जब हम चेक करवाते हैं तो 1 या 2 ग्राम्स डिपेंडिंग आपने क्या डोज दिया है, लेकिन 1 हफ्ते में 1 ग्राम ही बढ़ता है, लेकिन बहुत अच्छा उसका असर होता है। क्योंकि देखिए, डिपेंड्स कि आपके पास कितना टाइम है। अगर वो ओरल टॉलरेट करिए, हमारी फर्स्ट चॉइस ओरल है, सही है। ठीक है ना, मुंह से वो गोलियां या सिरप पी ले, ले। बाकायदगी से ले। और अगर वो ओरल टॉलरेट नहीं कर रही है और डिलीवरी के करीब है, यानी कि से 2 हफ्ते रह गए या 1 महीना रह गया, आप सेफ होना चाहती हैं, सपोजिंग उसके ट्विन्स हैं और या प्लेसेंटा प्रीविया है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये बहुत ब्लीड करे, ठीक है ना। तो इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, कहते हैं ना। तो आप उसका हीमोग्लोबिन बिल्डअप हम यही करते हैं, हीमोग्लोबिन बिल्डअप करते हैं, जितना ओरली कर सकते हैं ओरल करते हैं। अगर उससे बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहा तो फिर हम उसको आयरन इन्फ्यूजन दे देते हैं। बिल्कुल ठीक, सही। इसमें मैडम दो बातें मुझे आपकी गुफ्तगू में बहुत एकदम क्लिक की, ख़ास तौर पे कि लोगों की एक ख़ास मिथ है ये कि पहले 3 महीने में सिर्फ फॉलिक एसिड देना है, और अक्सर हमने डॉक्टर्स को देखा है कि 3 महीने के बाद वो फॉलिक एसिड बिल्कुल बंद कर देते हैं और सिर्फ आयरन पे आ जाते हैं। नहीं, तो ये थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप ज़रूर रिपीट करें इस चीज़ को जी, हमारे सुनने वालों के लिए भी, कि इसमें हम जो मॉडिफिकेशन जो आप बता रही हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो थोड़ा सा हाँ, दोबारा मैडम गाइड करें अगर क्योंकि तो। देखें ज़्यादातर आयरन के जो प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में भी मिलते हैं सही। वो आयरन और फोलिक एसिड का कॉम्बिनेशन होते राइट। हैं। और कुछ में B12 भी होता है, बिकॉज B12 की भी डेफिशिएंसी होती है। ये तीनों वाइटामिन बहुत क्रूशल हैं फॉर रेड ब्लड सेल्स राइट। एंड फॉर ऑक्सीजन डिलीवरी, डिपेंड करती है हमारे ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल पे। बिल्कुल। तो इसलिए ये 3 महीने हो जाएं तो फिर ये कॉम्बिनेशन देते हैं हम, सही। ठीक है। सिर्फ फोलिक एसिड से काम नहीं चलेगा। सही। फिर आप फोलिक एसिड बेशक, अगर मैं तो ये करती हूँ, अगर उसकी फोलिक एसिड की गोलियाँ बची हुई हैं, मैं कहती हूँ ठीक है ये पूरी खा लेना, और तुम ये बिकॉज पीपल डोंट लाइक टू वेस्ट देयर थिंग्स मेडिसिन, यस, बिल्कुल सही। तो फिर आप ये आयरन और फोलिक एसिड सही। की कॉम्बिनेशन सही। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो मैडम ओरल फॉलिक एसिड है, फिर ओरल आयरन है, और अगर एचबी बहुत डाउन है या प्रेगनेंसी आपकी डिलीवरी से बहुत नज़दीक है तो फिर इंजेक्टेबल इज अ सोल्यूशन, क्या आप जी देखें, उस पर ओरल भी जानकारी। देखें, प्रोफाइलैक्टिक डोज जो होता है ना, सही। वो 1 टैबलेट डेली होता है सही। जनरली। फिर चाहे जो भी आप ले रहे हैं, जनरली आसपास के डोजेज होते हैं, इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी वाली दे रहे हैं, जो उस औरत को टॉलरेट हो रही है, बिल्कुल ठीक ठीक। है। बहुत सारी प्रेपरेशंस हैं, तो आप मैं तो 2-3 लिख देती हूँ और कहती हूँ इनमें से जो तुम्हें सूट करे वो खा लो। सही। और अगर उसका हीमोग्लोबिन कम है तो फिर आप दिन में 2 दफ़ा दें। सही। फिर 1 महीने बाद जैसे वो आएगी, हीमोग्लोबिन रिपीट करवा के आए, अगर रिस्पांस अच्छा हुआ है आपका सही। तो फिर आप उसको उसी डोज पे कंटिन्यू रखें, वरना बैक टू 1 टैबलेट भी कर सकते हैं। ओके। और अगर अच्छा नहीं है तो आप 3 टाइम्स अ डे दें। सही। और वो कहे कि भाई मुझसे नहीं खाई जा रही है, मैं नहीं टॉलरेट कर सकती, तो फिर आप इंजेक्टेबल दे सकते हैं।
ठीक है ना। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैडम, एक गाइडलाइन प्लीज़ और डिस्कस कीजिएगा कि अगर ख़वातीन इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती हैं, एंटीनेटल विजिट्स नहीं करती और प्रेगनेंसीज में फिर आगे एक के बाद फ़ौरन दूसरी प्रेगनेंसी पे जाती हैं, तो इसके फिर हैज़र्ड्स का कितनी दूर तक साथ चलते हैं उनके, क्योंकि अगर क्लोज प्रेगनेंसीज हैं, स्पेसिंग भी नहीं है और खातून एनीमिक भी मुसलसल हो रही है, तो कितना नुकसानदेह है ये माँ और बच्चे ये दोनों? बहुत नुकसानदेह है। देखें, प्रेगनेंसी स्पेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 3-4 साल का वक्फा होना चाहिए। ओके, लेकिन अगर जैसे चले मिनिमम 2 इयर्स है, सही ओके। है, तो अगर वक्फा होगा बिटवीन प्रेगनेंसीज, फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। सही, और अब तो लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल मेथड्स हम पाकिस्तान में फ्रीली अवेलेबल हैं, जिनमें इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, इम्प्लांट्स हैं, अब सबकुटेनियस भी इंजेक्शन है। सही, तो ये सब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और जो अच्छी बात ये है कि ये हाथ के हाथ डिलीवरी के साथ बेबी पैदा हुआ, प्लेसेंटा डिलीवर हुआ, और ऑपरेशन थिएटर के टेबल पे या डिलीवरी के काउच या टेबल पे सही, हाथ के हाथ लग सकता लग है सकता है, बिल्कुल सही। बिफोर शी गोज़ होम, अपना मेथड ऑफ चॉइस लेके। और ये रिवर्सिबल है। तो जैसे 2 साल के बाद या 3 साल के बाद उन्होंने चाहा कि हम नेक्स्ट बेबी करते हैं, तो होता ये है कि चूँकि आपने अच्छी इफ़ेक्टिव फैमिली प्लानिंग की विद अ मेथड जो कि 99% इफ़ेक्टिव है, जिसका फेलियर रेट बहुत कम है, सही, और एक क्वालिफाइड डॉक्टर या नर्स या मिडवाइफ जो वेल ट्रेंड है, उसने डिलीवरी के फ़ौरन बाद आपको वो प्रोवाइड कर दिया। कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं है बिल्कुल इसमें। सही, अकल की बात है कि ये करो, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी नहीं करो, क्योंकि राइट, अक्सर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान प्रेगनेंसी होती है, सही, फिर वो रोती धोती आ रही होती हैं, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी हुई होती कि जी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बिल्कुल दौरान। ठीक, बिल्कुल ठीक है ना। ठीक, सही, सो ये गलत फहमी है कि जी वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान वो प्रेग्नेंट नहीं होंगी। सही, तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो वक्फा जो होता है ना, उसमें औरत की खुद बॉडी रिकवर करती है, न्यूट्रिशन इम्प्रूव होती है, और जो बेबी होता है, जो पैदा हुआ बेबी है, उसको वो बेहतर उसकी नशो नुमा कर सकती है, राइट, बिल्कुल बेहतर सही, उसको केयर और बेहतर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है थ्रू बिल्कुल हर सही, ब्रेस्ट फीडिंग, जिसको हम इनकरेज करते हैं। राइट, लेकिन और जो नेक्स्ट उसकी प्रेगनेंसी होगी, सिर्फ ये नहीं, एविडेंस ये दिखाता है कि जब वो नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होगी ना, तो ना सिर्फ उनकी सेहत बेहतर होगी माँ की, बल्कि नेक्स्ट बेबी की सेहत बेहतर होगी। बिल्कुल सही। और बिल्कुल मैडम, क्योंकि अगर फिर ज़ाहिर है आप एनीमिया एक प्रेगनेंसी में लेके चलते हैं और फिर सिवेरिटी बढ़ती जाती है और साथ साथ प्रेगनेंसीज आप करते जाते हैं, तो यकीनन इट कैन लीड टू अ वेरी विशियस सर्कल शुरू हो जाता है माँ और बच्चे दोनों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल। कह रही हैं मैडम। अच्छा मैडम, थोड़ा सा बस अब हम इख्तितामी गुफ्तगू की तरफ आएंगे कि एनीमिया पे हमने काफ़ी डिस्कशन भी किया, तो प्रिवेंटेबल है ये और एग्जैक्टली क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए? मिसाल के तौर पर अगर एक आम घर में बैठी हुई औरत है जिसके पास बहुत नॉलेज नहीं है, जिसके पास शायद बहुत पैसे भी नहीं है कि वो फ्रीक्वेंट डॉक्टर्स विजिट कर सके, कौन सी छोटी छोटी चीज़ों का वो ख्याल रख ले तो कम अज़ कम अपने आप को एनीमिया से बचा सकती है? जी, एक तो ये कि हेल्दी ईटिंग करें, सही है, जो आपके पास जो अफोर्ड कर सकते हैं वो खाएं, और ये नॉन स्टिक पैन्स में खाना ना पकाएं। राइट, ठीक है, अगर हैं भी तो फेंक दें उनको। माइक्रो प्लास्टिक सब ख़राब चीज़ें हैं। एल्युमिनियम को भी छोड़ दें। पहले आयरन के, ठीक है ना, आयरन के बर्तन होते थे, अब वापस उसकी तरफ मैंने तो अपने सारे आयरन के बर्तन कर लिए हैं। ओके, देगचियाँ वेगचियाँ फ्राइंग ओके, पैन आप सही, सब स्टेनलेस स्टील या आयरन के करवाएं। उससे आपके खाने में आयरन ऐड होता है ओके, नेचुरली, ओके, आपको गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अच्छा, सही है, और एक पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन है जो कि काफ़ी ममालिक, कैम्बोडिया वगैरह में आई थिंक अभी भी यूज़ होगी, लकी आयरन फिश, आप गूगल करके देख लीजिएगा। वो एक बेसिकली एक लोहे का एडिबल आयरन का एक लोहे का टुकड़ा है, हाँ, ओके, फिश अच्छा, के शेप में, सही है, और लीफ के शेप में भी होता है, मिलता है। और वो आप अपनी हांडी में डाल दें, चाहे दाल में या सालन में, तो पूरी फैमिली को आयरन का सप्लीमेंट मिलेगा। अच्छा, ओके, जी, सही वो है, नेचुरली ऐड हो जाएगा, आयरन इनरिच हो जाएगा वो खाना। ओके, ठीक है, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई की मैसेज देना चाहेंगी? हमारा वर्ल्ड एनीमिया डे अब इंटरनेशनली ज़ाहिर है, ये तो एक जो है वो इवेंट है और है भी इसीलिए कि इतना क्रिटिकल इशू है, लोग बात भी करते हैं फिर भी आगाही की ज़रूरत तो बार बार रहती है।
आपकी तरफ से कोई की मैसेज हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी जो आपको देख रही होंगी और आम खवातीन भी, दोनों की? जी देखिए, मेरा की मैसेज ये है कि औरतें अपने आप को नेग्लेक्ट करती हैं। सही। प्रेगनेंसी के दौरान तो उनको फिर भी केयर मिल जाती है, लेकिन चलें उनका एनीमिया डिटेक्ट हो गया, ट्रीट भी हो गया, लेकिन देन दे फॉरगेट अबाउट देमसेल्व्स। फिर वो अपने बेबी में लग गए, बेबी की केयर में लग गए। औरतों को पीरियड्स का भी प्रॉब्लम होता है, हैवी पीरियड्स भी हो रहे होते हैं, और जितने ज़्यादा वो बच्चे पैदा करती हैं उतने हैवी पीरियड्स उनके होते जाते हैं। सही। ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं आती हैं, और यूजली जब आती हैं तो बहुत बुरे हाल में आती हैं। ओके। ठीक है ना, तो दे हैव टू, अनीमिया सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं होता, वेरी थ्रू आउट इंपॉर्टेंट लाइफ, मैसेज, यस। थ्रू आउट लाइफ हो सकता है। और अगर आपको अलामात हो रहे हैं, सांस चढ़ रहा है, थक जाती हैं आप जल्दी, आप प्लीज़ चेक करवाएं, आप डॉक्टर को दिखाएं। बिल्कुल सही मैडम। और इसी तरह से मेरा ख्याल है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी ज़्यादा इस चीज़ पे जोर देना चाहिए कि काउंसलिंग खवातीन की ज़रूर करें जब उनके पास आते काउंसलिंग हैं। बहुत ज़रूरी है, और किस तरह लेना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल क्योंकि वो खाने के साथ ले रही है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उसको। सही। तो बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा वक्त डॉक्टरों को भी काउंसलिंग में और समझाने में बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मैडम। इट वाज अ वेरी वंडरफुल डिस्कशन, बहुत इन्फॉर्मेटिव। बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत नई थी इस पूरी डिस्कशन में, और मुझे यकीन है कि हमारे देखने वालों को भी इस पूरी डिस्कशन से बहुत फ़ायदा भी होगा और उन्होंने इसको बहुत इन्जॉय भी किया होगा। तो नाज़रीन, ज़िंदगी अनमोल है, हर ज़िंदगी अनमोल है, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके साथ आप अपनी उनका ख्याल रखें तो अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशगवार तरीके से बसर कर सकते हैं। हम दोबारा हाज़िर होंगे इंशाल्लाह ताला किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह थैंक हाफ़िज़। यू।